भारत की 140 करोड़ जनता महामूर्ख है, पूरी तरह से बकलोल है, परम लालची है। जिस तरीके से कुत्ते को रोटी दिखाकर पीछे पीछे घुमाया जा सकता है और वो अपनी जीभ से लार टपकाते हुए पीछे पीछे घूमता है, उसी तरह से यहाँ की जनता को भी नोट दिखाकर घुमाया जा सकता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, घुमा घुमा के कह रहे हैं। और वो भी अकेले में नहीं बल्कि सरेआम मंच पर खड़े होकर लोगों के सामने कह रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों का अब तक का सबसे तगड़ा वाला कथित झूठ बोल दिया है, वो भी 140 करोड़ की आबादी को महामूर्ख तथा लालची समझते हुए। तो मोदी के सबसे बड़े ऐतिहासिक झूठ पर बहुत ही तगड़ी वाली चर्चा करूंगा। आपसे अनुरोध बस इतना है कि चुन चुनकर अंधभक्तों को भेजिएगा। उधर चीफ जस्टिस से इच्छा मृत्यु की मांग करने वाली यूपी की महिला जज को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी तक विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोला है, उस पर भी बात होगी। आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रचार का एक नया उपाय निकाला है जो निश्चित ही विश्व गुरु टाइप का है। इसे ध्यान से सुनिएगा और सुनकर आपकी खोपड़ियां चकरा ना जाए तो कहिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टंग से। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए मैं आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पास कोनो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी सुविधा नहीं है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने ये खबर बताई थी जिसमें यूपी के बांदा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना के बाद महिला जज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। अब उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी देने वाला बाकायदा लेटर भेज रहा है और वो भी डाक से। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। महिला जज का कहना है कि उन्हें RN उपाध्याय नाम से एक लेटर भेजा गया, इसमें किसी का मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिसने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। 15 दिसंबर 2023 को महिला जज का लेटर वायरल हुआ था जब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ से इनके साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिक्र करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। कहा था कि उनके साथ भरी अदालत में शारीरिक शोषण हुआ, दूसरों को न्याय देती हैं लेकिन खुद को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी पहले तो इस महिला जज के साथ कथित तौर पर अदालत में ही यौन उत्पीड़न होता है, फिर उन्हें अदालतों में न्याय की गुहार लगानी पड़ती है, अदालतें महीनों तक अदालत करती हैं, मजबूरन ये महिला जज इच्छा मृत्यु की मांग चीफ जस्टिस से करती हैं और अब कोई बकायदा पत्र लिखकर इन्हें मृत्यु देने की धमकी दे रहा है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, देश में महिलाएं एकदम सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में तो रात के 12 बजे 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई अकेले सड़क पर घूम सकती है, बशर्ते बीजेपी IT सेल के ईमानदार स्वच्छ छवि वाले जुझारू युवा न मिल जाएं। ये वाले। अब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने सरेआम ये प्रमाणित कर दिया है कि वो इस देश की जनता को महामूर्ख तथा परम लालची मानते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 2011-12 में रामदेव जैसे स्वघोषित फ्रॉड लोगों ने, ध्यान रखिएगा मैंने रामदेव को स्वघोषित फ्रॉड कहा है और इसलिए कहा है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर रामदेव ने माना कि उस व्यक्ति ने इस देश की जनता के साथ फ्रॉड किया अपनी दवाई बेचकर पैसा कमाने के लिए। तो साल 2011-12 में रामदेव जैसे स्वघोषित फ्रॉड, अन्ना हजारे जैसे कथित RSS और बीजेपी के एजेंट खुलेआम इस देश में आंदोलन कर रहे थे काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विदेशों में कथित रूप से जमा काला धन की लंबी लंबी सूची रामदेव जैसे लोगों के पास हुआ करती थी। यानी पहले इस देश की जनता के दिमाग में यह ठूसा गया कि देश का अरबों खरबों रुपया विदेशों में चुरा कर छुपाया गया है। यानी पहले बीमारी होने का दावा किया गया, लोगों में भरोसा पैदा किया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी आए गुजरात से इलाज करने का दावा लेकर, और सिर्फ इलाज करने का दावा लेकर नहीं आए बल्कि उस दावे के साथ साथ लालच बांटना भी शुरू किया। यानी पहले थर्ड पार्टी यानी रामदेव, अन्ना हजारे जैसे तमाम लोगों को लगाया गया, लोगों में विश्वास दिलाया गया कि हाँ काला धन है। इसके बाद नरेंद्र मोदी आए, कहने लगे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, और उसके बाद लालच बांटने में लग गए कि काला धन आएगा तो सबके खाते में यूं ही मुफ्त में बिना कुछ किए 15-20 लाख रुपया इसे आ जाएगा। इतना ही नहीं, चाय पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया था कि देश में जो भी सर्विस क्लास के लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, जब ये करियवा धन आएगा तो उन सबको 5-10% गिफ्ट के रूप में दे देंगे। अखबारों में तो बाकायदा 15-15 लाख की बात छापकर प्रचार कम
खबर के रूप में प्रस्तुत की गई। पूरे देश को यह एहसास हुआ, खासकर गरीब वर्ग और मिडिल क्लास के लोगों को यह लगा कि अगर नरेंद्र मोदी आ जाए तो 100 दिन के भीतर काला धन लाएंगे, यानी 3-4 महीने में हमको 15-15 लाख मिल जाएंगे। किसी ने 15 लाख की कार खरीदने का सपना देख लिया, किसी ने घर बनवाने का, तो किसी ने बिटिया की शादी करने का, और किसी ने बेटवा को नौकरी दिलवाने का। और इतना ही नहीं, रामदेव ने तो मोदी सरकार आने के बाद भी यह दावा किया कि बस बस अगले कुछ महीने में ही काला धन आ रहा है और सबके खाते में पैसा आ जाएगा। हालांकि उसके बाद रामदेव की जबान पर ताला लग गया, वो भी अलीगढ़ वाला। पुराने सारे वादे भूल गए, याद दिलाने पर पूंछ दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि लो पूंछिया उखाड़ लो। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ दिया है। मगर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो उन्हीं पर लौट जाते हैं। 15 लाख के वादे को प्रधानमंत्री के परम सहयोगी गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा इंटरव्यू में नकार दिया और कह दिया कि ये तो जुमला था जी। हालांकि नरेंद्र मोदी का ये एकलौता जुमला नहीं था। 2 करोड़ रोजगार से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, चीन को लाल लाल आंख, अच्छे दिन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर देश की जनता को बड़े बड़े जुमले ठेला जा चुके थे। हद तो तब हो गई है, अरे हद तो अब हो गई है जब 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री ने एक नया वाला ऐसा ही इससे भी खतरनाक जुमला ठेल दिया है, जिसे उनका अब तक का सबसे बड़ा झूठ कहा जा रहा है। और इस जुमले के साथ ही उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वो इस देश की 140 करोड़ की आबादी को महामूर्ख तथा परम लालची समझते हैं। उनके मन में इस देश की जनता की यही छवि है। उन्हें लगता है कि भारत के लोगों के सामने बस ऐसे ऐसे नोट लहरा दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दो। भारत वाले तो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं ही, बड़े लालची वाले हैं, बड़े वाले लालची हैं। तुरंत लार टपकाते हुए पीछे पीछे आ जाएंगे, वोट दे देंगे, कमल का बटन दबा देंगे, हमको प्रधानमंत्री बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नया जुमला छोड़ा है और इसके साथ ही एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। पिछले कई साल से जांच एजेंसियों पर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगता है। पहले सीबीआई पर लगता था। जब बहुत सारे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया तो सारी जिम्मेदारी ईडी के हाथों में सौंप दी गई। ईडी की लगातार छापेमारियों और विपक्षी नेताओं को जेल भेजने को लेकर देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल है। खासकर पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जिस समय में जेल में डाला गया है, इससे बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान दिख रहा है। और केजरीवाल ने तो बाकायदा आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। लगे हाथ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उत्साह से लवरेज नजर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सबने देखा। तो ऐसे में ईडी की कार्रवाइयों को सही ठहराने समेत देश की जनता को नया लालच देने का रास्ता ढूंढते हुए नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अरे भाई, ये जो ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, इनके छापेमारियों से जो हजारों करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है ना, मैं रास्ता तलाश रहा हूं कि कैसे देश की आम जनता को यह पैसा दे दिया जाए। और जब लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग ताली बजाने लगेंगे, ईडी पर वाहवाही करने लगेंगे। पिछले दिनों ऐसी ही बात इन्होंने पश्चिम बंगाल में कही थी। कह दिया कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने जब्त किया है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता का है, मैं उसको वापस करने का उपाय ढूंढ रहा हूं, कानूनी सलाह ले रहा हूं। यानी एक बार फिर से देश की जनता को पैसे का लालच देने की कोशिश हो रही है। मगर टेंशन वाली बात यह है कि उस पैसे को वापस करने की बात कही जा रही है, ऐसे पैसे की लालच दी जा रही है जिसको दे पाना लगभग असंभव है। इतना कहकर नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो ये मानते हैं कि इस देश की जनता महामूर्ख भी है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो पैसा ईडी ने जब्त किया है अभी तो उसका मामला अदालतों में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और ये सब कुछ होने में 10 साल लगेगा कि 15 साल लगेगा कि 20 की 25, किसी को पता नहीं है। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो पैसा किसका है, वो सरकार के खाते में जाएगा कि नहीं। अभी तो जो जब्त हुआ पैसा है उसे बंद करके अलमारियों में रखा गया होगा। आप यूं समझ लीजिए कि मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, कहीं कोई टक्कर हो गई, आपकी जिससे भिड़ंत हुई आप भी उससे फिर से भिड़ लिए, झगड़ा हुआ तो पुलिस आई, सबको पकड़ के थाने ले गई, आपका मोबाइल फोन, पैसा, गाड़ी, बेल्ट, जो कुछ भी था सब कुछ जमा करवा लिया जाता है। तो क्या यह संभव है कि थानेदार थोड़ी देर बाद निकल कर आए और कहे कि इन लोगों की जो गाड़ी, मोबाइल फोन और पैसा हमने जब्त किया है वो सब हम गरीबों में बांट देंगे? क्या यह संभव है? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो जब वो संभव नहीं है, वो सब कुछ तो बाकायदा लिखा पढ़ी में जमा होता है, केस चलता है, फिर धीरे धीरे सारी चीजें वापस होती हैं। अगर अपराध सिद्ध हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ी मिली तो आगे की कार्रवाई होती है और उसे भी सालों साल का वक्त लग जाता है उसमें। तो जाहिर सी बात है, जब छोटी छोटी चीजों में आप इतना कुछ सब कुछ समझ सकते हैं तो फिर जिनके यहाँ हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा गया है, क्या वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? क्या वो इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर नहीं ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा समय तक नहीं लपेटेंगे? और फिर जो सरकार कथित रूप से चंदा लेकर बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जमानत दिलवा देती हो, भाजपा ज्वाइन करने पर बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता हो, सीबीआई से क्लीन चिट मिल जाती हो, फाइल बंद हो जाती हो, वो सरकार करोड़ों का कैश यूं ही जनता पर लुटा देगी, उन भ्रष्टाचारियों को रियायत नहीं देगी, इसकी क्या गारंटी है? यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि
ईडी का जब्त किया हुआ पैसा जो वापस करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है, बकवास है, लगभग असंभव जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने देश के लोगों से वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे और मैं कानूनी राय ले रहा हूं, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाए जाएंगे और देश की जनता को गिफ्ट के रूप में काले धन का हिस्सा बांटेंगे। मगर 10 साल में न तो काला धन आया, न तो इन्होंने जनता को पैसे बांटने का कोई कानून बनाया, न तो किसी कानून में संशोधन किया। हाँ, इतना जरूर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपनी जेब भरने का कानून बना दिया। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार जबान खोला है, क्या बोला है और कैसा बेतुका जवाब दिया है, आधा अधूरा जवाब दिया है, उस पर आने से पहले प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। कई उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक एक को बारीकी से समझिएगा। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों का पैसा ईडी ने जब्त किया है मोदी सरकार उन्हें रियायत नहीं देगी। तो इस बात का एक मजबूत आधार है और एक नहीं बल्कि सैकड़ों आधार हैं, उनके कुछ उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नेता अजित पवार को परम भ्रष्टाचारी बताया था। उनकी पार्टी एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहा था, यानी प्राकृतिक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहा था। और अब वही अजित पवार बीजेपी की सरकार में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है। और तो और इनके ऊपर सहकारी बैंक में कथित 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था। इसी महीने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसी तरह से प्रफुल्ल पटेल का नाम भी है, उन्हें भी उनका मामला भी फाइल बंद हो चुकी है। यानी 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गया। ऐसे ही अशोक चौहान हैं, महाराष्ट्र के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने हाल ही में इन्हें राज्यसभा भी भेज दिया। नरेंद्र मोदी इनके ऊपर भी सरेआम मंचों से भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। 2014 में कांग्रेस ने जब अशोक चौहान को टिकट दिया था तो मोदी ने कांग्रेस को बेशर्म कहा तथा अशोक चौहान को आदर्श बताया, आदर्श उम्मीदवार बताया, क्योंकि आदर्श घोटाले का आरोप इन पर लगा था। मोदी ने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपी सभी नेताओं से सक्रिय रूप से निपटा जाएगा। अब देखिए कितना सक्रिय रूप से निपटा जा रहा है। सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। नवीन जिंदल का भी नाम ले लीजिए। पिछले ही सप्ताह इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के धो धा के एकदम साफ सुथरा कर दिया और तुरंत हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट भी दे दिया। नवीन जिंदल पर घोटाले, लूट, भ्रष्टाचार और भूमि घोटाले जैसे तमाम आरोप नरेंद्र मोदी खुलेआम लगा चुके हैं। पिछले महीने ही मोदी सत्ता ने श्वेत पत्र लाया था जिसमें कांग्रेस सरकार के कथित घोटालों की बात कही गई थी और उन्हीं घोटालों में नवीन जिंदल को भी घसीटा जाता था। नवीन जिंदल ने पिछले 5 सालों में 202 करोड़ यानी 2 अरब से भी ज्यादा रुपया चुनावी चंदा के माध्यम से दिया। फिलहाल वो बीजेपी में है और साफ सुथरे होकर निकल चुके हैं। नवीन जिंदल के भाजपा में जाने के साथ ही सुधीर चौधरी की होली खराब हो गई। होली के दिन दिवाला निकल गया, यूं समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी ने इनका होली बिगाड़ दिया। आप कहेंगे कि कैसे? तो ऐसे कि ये वही नवीन जिंदल हैं जिनसे 100 करोड़ की घूस की वसूली करते हुए सुधीर चौधरी ऑन कैमरा धरा गए थे। 14 दिन की नॉन स्टॉप तिहाड़ यात्रा करने गए थे। इसी नवीन जिंदल ग्रुप से सुधीर चौधरी कथित तौर पर घूस मांग रहे थे कि हमको 100 करोड़ दे दो तो हम तुम्हारे खिलाफ खबर नहीं चलाएंगे, तुम्हारी बदनामी वाला खबर नहीं दिखाएंगे, बदनाम नहीं करेंगे। जिंदल ग्रुप ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और फिर क्या था, सुधीर चौधरी के जीवन पर कभी न मिटने वाला दाग लग गया। न सिर्फ जीवन पर दाग लगा बल्कि सुधीर के बाद तिहाड़ी जुड़ गया। अब लोग इन्हें सुधीर चौधरी की जगह सुधीर तिहाड़ी बुलाते हैं। जरा सोचिए सुधीर चौधरी को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को अपनी पार्टी में ले लिया। जिन लोगों की वजह से सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ा, अब उन्हीं लोगों के लिए सुधीर चौधरी भी प्रचार करेंगे। लोग कह रहे हैं कि अब तो भाजपा के कार्यकर्ता और मीडिया के लपट झंडिस भी कंफ्यूज आ गए हैं। पता नहीं कब किसका प्रचार करना पड़ जाए, कब किसको बाप बनाना पड़ जाए। आज जिसे गाली दे रहे हैं कल उसे पापा कहना पड़ जाएगा। हाल ही में संभवतः उड़ीसा से खबर आई थी जहां पर जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चाँप दिया उसे भी भाजपा ने अपने भीतर ले लिया है। अब वही कार्यकर्ता अपने ही ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले का प्रचार करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। मगर सुधीर चौधरी के बारे में सोचकर सच में बहुत तरस आ रहा है। आगे कुछ और नाम भी हैं, इनके बारे में भी सुन लीजिए। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें राज्य का उपाध्यक्ष बना दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इन पर भी आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच चल रही थी। 230 करोड़ रुपए का मामला है। साल 2022
2012 में भाजपा इनके इस्तीफे की मांग करती थी क्योंकि ये कांग्रेस में थे, मगर अब वॉशिंग मशीन में नहा चुके हैं। एक नाम तपस राय का भी है, इसी महीने की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए हैं, टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं, 5 बार विधायक रहे, इन्हें भी भाजपा ने टिकट दे दिया है। इन पर भर्तियों में अनियमितता के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा था, तुरंत वॉशिंग मशीन में कूद गए। जो शुभेंदु अधिकारी तपस राय को लगातार चोर चोर बुला रहे थे, जेल भेजने की बात कर रहे थे, अब वो तपस राय शुभेंदु अधिकारी के बगल में बैठेंगे। झारखंड से एक नाम है गीता कोड़ा का, ये भी भाजपा में शामिल हो गई हैं, इन्हें भी टिकट दिया गया है। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में 2017 में जेल भी भेजा गया था। 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई तो भाजपा ने खूब निंदा की, खूब शोर मचाया, लेकिन अब वो भाजपा में आ गई है तो वॉशिंग मशीन ने सब कुछ साफ कर दिया है। एक नाम देवाशीष धार का भी है, पश्चिम बंगाल के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया और भाजपा से टिकट पा गए हैं। इन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीआईडी ने कुछ साल पहले छापा मारा था, लेकिन अब भाजपा में जाकर इनके भीतर हरिश्चंद्र का खून दौड़ने लगा है, एकदम 120 की स्पीड में। तो सवाल यह है कि जब ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा माफ कर सकती है, माफी दिलवा सकती है, इनकी जांच की फाइलें बंद हो सकती हैं, इन्हें हर तरीके से रियायत मिल सकती है, तो फिर जिनका पैसा ईडी ने जब्त किया है उन पैसों में कौन सा लाल मिर्च लिपटा हुआ है? वो भी तो वॉशिंग मशीन में जा सकता है। और फिर नहीं भी जाता है तो उस पैसे का फैसला होते होते 10, 15, 20 साल, 25 साल तो यूं ही निपट जाएगा, क्योंकि जब कांग्रेस के कथित घोटालों पर 10 साल में मोदी सत्ता कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकी, तो फिर इन छापेमारियों में कुछ सिद्ध हो जाएगा, वो भी 10 साल में होगा कि 50 साल में होगा, इसकी क्या गारंटी है? और इन सब के बावजूद तमाम कानून के जानकारों का ऐसा मानना है कि जब्त किया हुआ पैसा जनता को लौटा देना असंभव जैसा है। यानी ये पूरी तरह से एक जुमला है जिसका प्रयोग मोदी ईडी की कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। वैसे जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि यदि सच में आप जनता को पैसा बांटना ही चाहते हैं तो पहले वो 15-15 लाख का हिसाब दीजिए, इसके बाद अडानी की कंपनी में वो 20,000 करोड़ रुपया किसका था वो बता दीजिए, पीएम केयर फंड में आपने देश का कितना पैसा दबा कर रखा है या उड़ा दिया है, खा पी के निपटा दिया है, उसका हिसाब दे दीजिए। पीएम केयर फंड का पैसा तो कोई मांग भी नहीं रहा है, सबने अपनी इच्छा से दान किया है, सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं लोग, हिसाब दे दीजिए। और इन सब से बढ़कर यदि पैसा देना ही चाहते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपकी पार्टी को 8,500 करोड़ के आसपास जो चंदा मिला है वही बांट दीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा उसको अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक बता दिया, तो कम से कम अब तो उस पैसे को जनता के नाम कर दीजिए, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने जांच एजेंसियों का डर दिखाकर वसूला है, भ्रष्टाचार का पैसा है, चोरी का पैसा है, लूट का डकैती का पैसा है, तो सबसे पहले उसे बांट दीजिए। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर हफ्तों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। हालांकि बहुत सारी बातें इसमें उन्होंने कही, बाकी इनका इंटरव्यू कैसा होता है ये आप भी जानते हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जहां साहेब अटक जाएं भटक जाएं। इंटरव्यू नाम का होता है, बाकी बातें सिर्फ मन की होती हैं। तो एक बार फिर से मोदी ने इस तथाकथित इंटरव्यू में कहा कि साल 2014 से पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया इसकी जानकारी नहीं मिलती थी, जबकि ये बात सच नहीं है, आधी अधूरी है और झूठ भी कह सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। साहब ने कहा कि हमने स्कीम बनाई तो चंदे का सोर्स पता चला, मगर सारी कहानी तो यही है कि आपने तो स्कीम इसलिए नहीं बनाई थी कि चंदे के सोर्स का पता चले, आपने तो सब कुछ छुपाने का जुगाड़ लगाया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबको सब कुछ पता चल रहा है ना। आपने तो ऐसा सिस्टम बनाया था कि कभी किसी को कुछ पता ही ना चल सके, यानी एक और झूठ। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी डाटा के पब्लिक होने से हाहाकार मचा रहे हैं उन्हें बाद में बहुत अफसोस होगा। हालांकि ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री को अभी कितना अफसोस हो रहा है। ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर जब सवाल किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी की स्थापना हमने नहीं की थी, न ही ये कानून पीएमएलए वाला हमने बनाया था। तो क्या ये कोई जवाब हो सकता है? जरा बताइए। यदि आप चाकू लेकर किसी की हत्या कर दें, सवाल पूछा जाए तो कहें कि देखो भैया चाकू का आविष्कार हमने नहीं किया था। बाकी जांच एजेंसियां कितनी ईमानदारी से काम करती हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अब तो सब कुछ सबके सामने है। जिस मामले में 2 साल से जांच चल रही है उस मामले में चुनाव से ठीक पहले एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस जमीन का कहीं कुछ अता पता नहीं है कथित तौर पर, उसी जमीन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर जरा सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर साहब ने थोड़ा बहुत कुछ बोला भी तो वो भी सब झूठ। जिस कहानी को छुपाने के लिए कानून बनाया, अब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वो कहानी सामने आई है तो कह रहे हैं
है कि हमने यदि ये कानून नहीं बनाया होता तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डाटा सामने कैसे आता, पैसे का सोर्स कैसे पता चलता। बाकी यदि ये इंटरव्यू होता तो प्रधानमंत्री से चाप कर इसी मामले पर सवाल किया जाता। क्या वजह है कि जिनके यहाँ छापा पड़ता है वो फिर चंदा देने लगते हैं? क्या वजह है कि जो चंदा देते हैं उनको जांच एजेंसियां छूट देने लगती हैं, उनके खिलाफ जांच धीमी पड़ जाती है? क्या वजह है कि जो चंदा देते हैं उनको बड़का बड़का टेंडर मिल जाता है? क्या वजह है कि जिन कंपनियों की कमाई कुछ भी नहीं है वो सैकड़ों करोड़ का चंदा दे रही हैं? क्या वजह है कि जो कंपनियां कुछ भी नहीं कमाती, कुछ और नहीं करती, वो भी बीजेपी को चंदा दे रही हैं? आखिर सेल कंपनी इसी को तो कहा जाता है। सेल कंपनी किसी को चंदा क्यों दे रही है? क्या वो कंपनी चंदा देने के लिए ही बनाई गई? और यदि ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है ये काला धन है। मगर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि ये इंटरव्यू होता तब सवाल होता ना। प्रधानमंत्री का तो सब कुछ मन की बात जैसा होता है, हालांकि अब लोग उसे मन की बकवास करने लगे हैं, जो पूरी तरह से निराधार और लोगों को मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए होता है, भक्तों को भक्त बनाए रखने के लिए होता है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रचार करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। यहां भाजपा नेताओं ने मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर्स का बड़ा सम्मेलन किया और डॉक्टर्स से यह कहा कि अपने मरीजों और उनके घर वालों को भाजपा को वोट देने के लिए कहिए। उनसे कहा गया है कि आप अपने अस्पताल में बैठे अपने अपने मरीजों और दोस्तों परिचितों को बताइए कि क्यों उन्हें भाजपा को वोट देना है। मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप पर भी ये काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर करिए। हर दिन 100 लोगों को फोन करके आसानी से एक डॉक्टर 5000 लोगों की मानसिकता को बदल सकता है। यानी जिस डॉक्टर के यहां आप अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने जाते हैं, अब वो डॉक्टर भी आपको बताएगा कि वोट किसको देना है। वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब तक ये काम बाबाओं को सौंपा गया था, बाबा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाता था, अब डॉक्टर्स को भी सौंप दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका डॉक्टर आपसे वोट मांगेगा, बताएगा कि किसको वोट देना है, उसे भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह प्रयोग कर लिया जाएगा? हालांकि इसमें डॉक्टरों का अपना लाभ हो सकता है। जैसे आज 1 अप्रैल, अब तक ये तारीख अप्रैल फूल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए याद की जाती थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने तो जगजाहिर ही कर दिया है कि वो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, उसके लिए किसी 1 अप्रैल की जरूरत नहीं है। 365 दिन वो मूर्ख ही समझते हैं, हर रोज समझते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से ही देश में बहुत सारी दवाओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब जिन मरीजों को डॉक्टर बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहें, वो मरीज चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हे डॉक्टर, दवाएं क्यों महंगी हो गई, इससे किसका फायदा है, डॉक्टर साहब को कितना कमीशन मिलेगा महंगी दवाई बेचने पर, बेमतलब की जांच लिखने पर। उधर सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जो 3500 करोड़ के टैक्स का नोटिस जारी किया गया था, अब चुनाव तक उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कांग्रेस को चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी पिछले दिनों एक वीडियो में जो मैंने कहा था कि केजरीवाल को रिहा करना बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा, बशर्ते भीतर रखने की, शायद ऐसा ही आकलन बीजेपी का भी है, मोदी सत्ता का भी है, क्योंकि केजरीवाल भीतर रहेंगे तो सहानुभूति ही मिलेगी। बाहर रहकर जो कर सकते हैं वो कम से कम भीतर तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश भर में एक अलग ही करंट दौड़ा दिया है और चुनाव से पहले ऐसा करंट सत्ता के लिए नुकसानदायक साबित होता रहा है। ये इतिहास कई बार दोहराया गया है। बाकी प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ हवाबाजी की लड़ाई पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो की शुरुआत में मैंने जो कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को महामूर्ख तथा परम लालची समझते हैं, इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।